बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने 4 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहला शार्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने है कि इसमें इसकी स्टेटमेंट आप बुक से भी देखेंगे, स्पीरियर की बुक से, पेज नंबर है 136। तो बेटा पहला शार्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। यानी एक पर्सन है, उसके पास सामान का एक बैग पकड़ा हुआ है, सामान है उसमें, और वो अपने फ्रेंड से ना बातें कर रहा है। अ कार इज़ स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। फिर दूसरी तरफ साथ ही एक कार खड़ी हुई है और उसका इंजन चल रहा है, यानी स्टार्ट है, लेकिन वो अभी रनिंग में नहीं है, यानी चली नहीं है, वो उधर खड़ी हुई है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। तो इसमें वो पूछ रहा है कि वर्क के लिहाज से आप ये बताएं कि ये दोनों सिचुएशन सिमिलर कैसे होंगी। तो बेटा इन दोनों किस्म में वर्क नहीं होगा। क्यों भला? जो कार जिसका इंजन चल रहा है वो भी खड़ी हुई है, उसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, एक ही जगह पे खड़ी हुई है। और जो पर्सन है वो भी बातें कर रहा है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ है बैग। दोनों में फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो हमें पता, ये देखें, वर्क के फार्मूला में एफ और डी होता है। जब डी ही ज़ीरो हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वर्क ज़ीरो। तो दोनों केसेस के अंदर, ये नीचे स्टेशनरी कार वाला बताया हुआ है और ऊपर ग्रोसरीज वाला, दोनों केसेस के अंदर वर्क ज़ीरो है, इसलिए दोनों से केसेस जो हैं सिमिलर हैं। उससे नेक्स्ट बच्चे, ये हमारे पास नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg। यानी एक मैस है वो 10 kg है और वर्क डन आपने किलो जूल में कैलकुलेट करना है। आ स्टडी वेलोसिटी के साथ है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा, तो देखें इसमें जो गिवन डाटा है उसमें आपके पास 10 kg वेट गिवन है, ठीक है, आपके पास मैस गिवन है, 10 kg मैस गिवन है, और इसके अलावा आपके पास वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर की वर्टिकल हाइट है। तो देखें, आ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमें पता है जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, P इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे हम मैस हमें गिवन है, जी की वैल्यू जो है वो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू, ठीक है, वो पुट कर देंगे। और आपके पास उसने हाइट भी दी हुई थी 10 मीटर, ये देखें, वो पुट कर दी, तो ये आपका वर्क आ गया 980 जॉल। अब किलो जॉल में करना है, तो किलो बेटा 1000 को कहते हैं। तो हमने जब जॉल में है तो बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करते हैं, तो 980 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस यही करना था। इस नेक्स्ट बेटा 4.3 हमने करना नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अब है 4.4। 4.4 में देखें, इन विच केस इज मोर वर्क डन। ये पूछा है कि आपको ना वो दो डाटा देगा दो चीज़ों का, तो उसमें वो पूछ रहा है कि इन विच केस मोर वर्क, किस में ज़्यादा वर्क होगा। व्हेन 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू आ 50 सेंटीमीटर। पहले नंबर पर बता रहा है कि एक 50 किलोग्राम का बैग है, उसे 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया जाता है, उसमें वर्क डन बताएं। देन व्हेन 50 kg क्रेट हम कहते हैं, जैसे ये आम का क्रेट और ऑरेंज वगैरह का क्रेट होता है, जैसे बॉक्स होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो व्हेन 50 kg क्रेट इज़ पुश्ड थ्रू आर 2 मीटर, तो कह रहा है कि अगर एक 50 किलोग्राम का क्रेट 2 मीटर तक धक्का लगाया जाए उसे अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो नीचे वाला एक केस है जिसमें 50 kg का हम क्रेट को धक्का लगा रहे हैं 2 मीटर तक, फोर्स भी लगा रहे हैं 50 न्यूटन की। और एक पहला केस है जिसमें हम बैग को हम लिफ्ट अप कर रहे हैं, उठा रहे हैं ऊपर 50 सेंटीमीटर तक। तो बताएं किस में वर्क डन ज़्यादा होगा। तो वही हमारे पास देखें, केस 1 में वर्क डन इज़ कैलकुलेटेड एज, हाइट हमें गिवन है फर्स्ट केस में 50 सेंटीमीटर, उसे हम जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 मीटर। तो मैस ऑफ दी बैग जो है वो आपके पास गिवन है 50 kg। तो आपके पास पहले W1 आएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल mgh, तो 50 उसमें 50 मैस गिवन है वो पुट कर देंगे, और उसमें जो जी है गिवन वो पुट कर देंगे, और आपके पास जो हाइट है 0.5 हमने ये वाली निकाली, ये पुट कर देंगे, तो ये आया 245
आपके पास वर्क आ गया। अब केस 2 के अंदर फोर्स गिवन थी 50 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन था 2 मीटर। तो इसमें क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा था, हाइट नहीं, जिसमें हाइट वाली बात आएगी उसमें mgh वाला फार्मूला यूज़ होना है, और जिसमें डिस्टेंस की बात आएगी उसमें fd वाला। तो f और d को पुट किया तो 100 जूल। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 100 आया है, और इसका आंसर जो है वो 245 जूल आया है। तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पहले केस में वर्क डन ये लिखा W1 इज़ ग्रेटर दैन W2। तो ये बेटा आपने 245 के साथ जूल भी लगा लेना है, ये मिस प्रिंटिंग है। अब इससे नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इससे नेक्स्ट बेटा शार्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास ना 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज मीन, इसका मतलब क्या है। तो बच्चे इसका मतलब है वो इतना वर्क कर सकती है। हमें पता है एनर्जी जो वर्क ही है ना, तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क 1 जूल। तो ये हाँ, यानी जो बॉडी है इसके पास वर्क करने की सलाहियत कितनी है 1 जूल। अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल हो, तो यही उसने पूछा था, वो हमने बता दिया। Moreover, it means that 1 Newton force is applied on an object by which object is lifted up to by 1 मीटर। तो कह रहा है कि इसका ये भी मतलब बनता है कि फोर्स भी 1 न्यूटन होनी चाहिए जब किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक उठाना हो। तो इसका मतलब है जितनी आपको बेटा 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो अगर 2 जूल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती तो आपने वर्क भी 2 जूल ही करना था, क्योंकि एनर्जी वर्क की ही फॉर्म है। तो यही उसने पूछा था, हमने बता दिया। बेटा 4.6 नहीं करना। इससे नेक्स्ट बचे है 4.7। अब 4.7 जो है व्हेन अ रॉकेट री इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट वेयर दिस हीट एनर्जी डज कम्स फ्रॉम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में रॉकेट्स जो होते हैं, जो खला में हम जब जाते हैं, तो अगर वो वापस आते हैं तो कहते हैं जब वो ज़मीन पे वापस आता है तो वो एटमॉस्फेयर के इंटर होता है, ज़मीन के अंदर इंटर होता है। तो जब वो इंटर होता है तो इंटर होते वक्त तो उसकी ये जो कोन, जिस तरह ये पेंसिल की है, ये जो कोन है ये हॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है कि जब वो इंटर होगा तो एयर से बहुत ज़्यादा रगड़ खाएगा। जब बहुत ज़्यादा रगड़ खाएगा डस्ट पार्टिकल से, तो उसकी नोज़ कोन जो है वो एक मटीरियल की बनी होगी तो वो हीट हो जाएगी। देखें, इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ देर इज़ अ लार्जर नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है जी, एंड वाटर वेपर्स। व्हेन रॉकेट री इंटर्स द एटमॉस्फेयर दीज पार्टिकल कोलाइड विद रॉकेट, देन सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिसिपेटेड इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास रॉकेट की नोज कोन जो है वो क्या होती है, बहुत हॉट होती है जब वो री इंटर होता है। अच्छा बेटा, इससे नेक्स्ट है 4.9। इसमें वो कह रहा है कि अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। बेटा हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा था आर्टिकल कि पोटेंशियल काइनेटिक में काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है। तो बेटा यहाँ पे उसने बताया कि एक लड़की जो है वो कप फेंक देती है ऊपर कुछ हाइट से, तो नीचे जाके कप आपको पता टूटेगा, टूट के हमें पता है वहाँ से साउंड भी आती है, फिर पीसेस इधर उधर बिखर भी जाते हैं। तो क्या एनर्जी चेंजेस होंगी? देखें, सबसे पहले जब उसके हैंड में कप था तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ हाइट पे, जैसे उसने छोड़ा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता होता जब ज़मीन पे गया, ज़मीन पे जाके एक लम्हे के लिए जो है स्टॉप होगा, लेकिन टूट जाएगा, टूट के जो पीसेस बिखरेंगे उन पीसेस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जो हाइट से जा रही थी। फिर वो पीसेस की काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट भी तो होगी ना, जब वो टकराएगा ज़मीन से, फ्रिक्शन होगी तो हीट भी होगी। तो ये सारे चेंजेस बताए हुए हैं। देखें, ये नीचे क्वेश्चन बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, काइनेटिक साउंड में, साउंड प्लस हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ तक हमने शार्ट क्वेश्चन इसके करने थे। नेक्स्ट है बच्चे न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर आप लोग निकाल लेंगे, पेज नंबर 141। पहला न्यूमेरिकल 4.2 करना है हमने, 4.1 नहीं करना। पेज नंबर 141। अब देखें, इसमें एक बारिश के कतरे के बारे में, अ रेन ड्रॉप, उसका मैथ दिया हुआ है। फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। कह रहा है कि उसमें फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटी भी मौजूद है, तब एक ड्रॉप जो है ना, बारिश का कतरा नीचे आ रहा है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज़ डन बाय अ ग्रेविटी और फ्रिक्शन। अब ग्रेविटी और फ्रिक्शन के ज़रिए वर्क डन हमने काउंट करना है, ठीक है। तो बेटे गिवन डाटा देखें, मैथ ऑफ द रेन ड्रॉप गिवन है, हाइट हमें गिवन है जहाँ से वो आ रहा है, फाइंड क्या करना है,
वर्क डन बाय ग्रेविटी W1 एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन W2, ये फाइंड करना है। तो बच्चे देखें, वर्क डन, जब हाइट की बात आए तो वर्क डन हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में mgh में फाइंड करना होता है। पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, अब आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। मैस हमें गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू वैसे हमें याद होती है 9.8, हाइट भी गिवन है। सारी चीज़ें पुट की, उन्हें हमने हल करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन W1 आ गया। दूसरा क्या है, वो कह रहा है कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ना, वो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है, तो बस माइनस लग जाएगी। क्यों कि वो फ्रिक्शन ने अपोजिशन करनी है और ग्रेविटी जो है उसे नीचे की तरफ लेके जाएगी, तो इसलिए माइनस लग जाएगी, वर्क सेम होगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे बच्चे है 4.3 न्यूमेरिकल। 4.3 न्यूमेरिकल में बच्चे हमारे पास है 10 ब्रिक्स। बच्चे ब्रिक्स जो होती हैं ना, ये टाइलें जो हैं हमारे पास, ये मार्बल की टाइलें हम इन्हें भी कह सकते हैं। दूसरी टाइलें अगर आप मिट्टी की बना लें या लकड़ी की, वो भी ब्रिक्स कहला सकती हैं। ईच 6 सेंटीमीटर थिक, हर एक की कितनी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड मैस कितना है 1.5 किलोग्राम। ठीक है। लाई फ्लैट ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, ऐसे जैसे हम नहीं ईंटें एक दूसरे के ऊपर लगा देते, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब ये एक ईंट है, उसके बाद फिर ये दूसरी आ जाए, फिर ये तीसरी आ जाए, फिर ये चौथी आ जाए। तो ये तो मैंने डिफरेंट हाइट्स की बना दी। तो उनकी थिकनेस, सब की थिकनेस क्या होनी चाहिए, थिकनेस इसे कहते हैं, चौड़ाई उनकी जो होगी, ये जो होती है हर एक की। तो ये ये कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं पड़ी हुई हैं ऐसे। ठीक है। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ एंड द अदर। कह रहा है कि ऐसे ना, पहले ऐसे पड़ी हुई थी ऐसे करके टेबल के ऊपर, और हर एक की थिकनेस कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी। फिर कहता है इनको उठा के ना, इनको उठा के, जैसे मैं इसको उठाऊं, इसके ऊपर रख दूं, इसको उठाऊं फिर इधर रख दूं, इसको उठाऊं फिर इधर रख दूं, तो ये कहता है कि ऐसे करके रखनी है। तो कितना वर्क चाहिए होगा हमें इनको ऐसे रखने के लिए। देखें बच्चे, मैस ऑफ द ईच ब्रिक कितना है 1.5, थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। ठीक है। 100 से डिवाइड क्यों करना है, ये छोटा यूनिट है, बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, डिवाइड कर देंगे। वर्क डन, क्योंकि हाइट की बात आ गई है तो हमने mgh के ज़रिए कैलकुलेट करना है। तो बच्चे ये थोड़ा सा नोट है इसमें, नोट दैट नो वर्क विल बी डन ऑन फर्स्ट ब्रिक। पहली तो वहीं पड़ी रहेगी ना, उसको तो उठाना ही नहीं पड़ेगा, तो दूसरी उठा के रखनी पड़ेगी ना हमें। तो इसलिए कह रहा है ऑल वर्क क्या होगा, पहली का वर्क क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि ऑल वर्क इज डन ऑन द अदर ब्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क डन वी प्रोसीड। कैसे टोटल वर्क डन ऐसे होगा, पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथा, पांचवा और छठे के ऊपर। ठीक है। तो इसमें देखें 10 ब्रिक्स उसने कहा था, कितनी कहा था 10 ब्रिक्स शुरू में। तो बच्चे देखें ये कितने वर्क होंगे, पहले के ऊपर कोई वर्क नहीं करना, क्योंकि वो तो उठानी नहीं, वो तो पड़ी रहेगी वहीं पे ही। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे देखें काउंट करने में 10 हैं, लेकिन स्टार्ट 0 से लेना। क्यों कि पहले के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा, पहले के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा, वहां पे 0, वो 0 प्लस जो उससे ऊपर वाला, उसे आपने पहला काउंट करना है। ठीक है। mgh, फर्स्ट mgh, सेकंड mgh, थर्ड mgh, 4 mgh, 5 mgh, 6 mgh, 7 mgh, 8 mgh, 9 mgh। 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 वाला तो यानी पहले वाला तो 0 हो गया, इसलिए वो बनेंगे टोटल 10, लेकिन पहले का वर्क डन क्या होगा 0। सबको बेटा जब हम ऐड करेंगे, आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये आएगा 45 mgh। तो मैस गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 हमने लगाना है, और हाइट भी गिवन है। सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 जॉल अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चे बड़ा आसान था कि जो सबसे पहली ब्रिक है उसे आपने उठाना ही नहीं है, उस पर कोई वर्क नहीं है, इसलिए वो 0 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी जो हैं फिर उससे अगले को आप 1 काउंट करेंगे। ठीक है। तो सारे जो है टोटल जब करेंगे 10 बनेंगे, लेकिन जो वर्क है वो सिर्फ 9 का ही कैलकुलेट होता है। अगर आप देखें तो 0 ना भी ऐड करें तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि पहले पे कोई वर्क नहीं होगा। तो बच्चे 4.4 देखें। अब 4.4 न्यूमेरिकल में क्या है, उसमें है कि जी आकार ऑफ मैस 800 किलोग्राम इज़ ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर
इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। कह रहा है कि वो 60 मीटर तक चली है गाड़ी और उसकी स्पीड थी आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। तो वो चलते चलते 60 मीटर तक जब पहुंची है तो वहाँ पे रुक गई, यानी जब तक 60 मीटर उसने ट्रैवल किया और फिर रुक गई है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स हमें पता है रोकने वाली फोर्स, आगे से अपोज करने वाली फोर्स ऑन दी कार, यानी असल में ये एक्सेलरेशन ही होगा। वट हैज़ हैपन टू इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी बताएं। देखो बेटा गिवन हमारे पास डाटा है, मैस दिया हुआ है 800 kg, वेलोसिटी ऑफ द कार जो है इनिशियल वो भी हमें पता है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सेकंड में लेके जाना है, तो हमें पता है किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे याद रखना है आपने 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब इसे हल करेंगे ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे हल करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है कि कार इज़ ब्रॉट टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी VF0, क्योंकि 0 हो जाएगी कब, जब डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपके पास 60 मीटर, ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है। फाइंड क्या करनी है, फोर्स। तो हमें पता है F=ma होता है हमारे पास, F=ma इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उसमें मैथ तो हमें गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हम निकालना है। तो बच्चे एक्सेलरेशन जो होता है वो हमें पता है होता है A फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। ठीक है, हमारे पास टाइम जो होता है उसके इक्वल होता है टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला उसने लगाया, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन फार्मूला यही लगना है आपने। इधर फाइनल, क्योंकि फाइनल 0 हो गई थी, इनिशियल हमने निकाल ली थी वेलोसिटी पीछे, ये हम देख सकते हैं। इनिशियल जो है इनिशियल वेलोसिटी हमने इधर निकाली है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जब निकाल ली थी तो इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपके पास 15/8 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगी लेकिन आपने वो इग्नोर कर देनी है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये वाला जो ए फाइंड किया है, मैथ्स में पहले से 800 पता था, ये वाला ए इधर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 15 न्यूटन जो है वो फोर्स आ जाएगी। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल 4.6 बच्चे। 4.6 में देखें 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक 10 मीटर हायर than the reservoir in 20 minutes. If density of the water is 1000 kilogram per meter cube, find potential increase in potential energy, the power delivered by the pump। बच्चे ये पावर के रिलेटेड है न्यूमेरिकल, ये ज़रा डिफरेंट है आर्टिकल से, लेकिन ये आसान इतना मुश्किल नहीं है। इसमें देखें जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम, ये मीटर क्यूब जो है ना ये यूनिट वॉल्यूम का है। हमें पता है कि क्यों कि वॉल्यूम जो होता है वो 3 लेंथ पे होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 लेंथ पे मुश्तमिल होता है वॉल्यूम। एरिया जो होता है उसमें 2 लेंथ होती हैं, ये 3 में है ना, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। तो इसके यूनिट से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो 100 मीटर क्यूब है ना ये वॉल्यूम है। तो 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू अ टैंक, तो वो टैंक की हाइट भी बताई हुई है, वो टैंक ऊपर है, नीचे से पंप उसमें पानी डाल रहा है। ठीक है, रेजरवायर कहते हैं जो सेव करता है आपके पानी को। ठीक है, अच्छा इन 20 मिनट्स टाइम भी बताया है। इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी गिवन है वाटर की हमें। ठीक है, फाइंड क्या, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पावर डिलीवर टू दी पंप। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखें इसने भी वॉल्यूम लिखा है ना, तो वॉल्यूम को पहचानने का तरीका है, अगर उसने नहीं भी बताया, जिसके यूनिट मीटर क्यूब में हो वो वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, हाइट ऑफ द पंप भी दी हुई है, टाइम जो है वो 20 मिनट्स है, इसे सेकंड में कर लेंगे। हमें पता है कि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 1200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है वो भी गिवन है। इसे बेटा ये रो है, ये ग्रीक वर्ड है, इसे रो कहते हैं, ये वाला ये ग्रीक वर्ड है, इसे रो कहते हैं, ये इसका मतलब डेंसिटी है। अब डेंसिटी का एक फार्मूला भी होता है, वो आप इधर लिख लें साथ पे, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो अगर मैं इसे सिंबॉलिकली लिखूं तो इधर रो आएगा, ऊपर एम आएगा और बटे में वी आएगा, ये डेंसिटी का फार्मूला है। अब देखें हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh लगाएंगे हम। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग दी मैस, मैस हमें गिवन नहीं था, तो मैस कैसे कैलकुलेट होगा, इस फार्मूले से।
इस फार्मूले से अगर मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, मैस इज इक्वल टू रो इंटू वी मल्टीप्लाई बाय रो इंटू वी, इधर चला जाएगा। तो ये देखें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट की तो मैस तो आ गया। अब ये हमारे पास मैस आ गया है। अब मैस आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट भी गिवन थी, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन 9.8 पुट करेंगे, मैस भी हमने पुट करना है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आसानी से निकल आया हमारे पास। ठीक है जी, आगे है पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब पावर जो होती है उसका फार्मूला हमें पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उस दिन हमने डेफिनेशन की थी। तो वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली है, वो ऊपर पुट करेंगे, टाइम जो है वो नीचे पुट करेंगे, हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, ये देखें ये कैलकुलेट किया 1200 सेकंड, तो ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास पावर के यूनिट वाट होते हैं, तो ये किस में आ गया 8.16 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3, और 10 टू द रेज़ पावर 3 किलो होता है तो किलो वाट लिख देंगे बस। अच्छा, इसमें बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास पावर का एक हमने रिलेशन पढ़ा था फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि अ फोर्स यानी थ्रस्ट भी कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट बी इंजन डेवलप। तो इसमें पावर हमने सिर्फ फाइंड करनी है, चीज़ें गिवन है, फोर्स गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द इंजन जो है वो गिवन है, आवर्स में इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम। ये देखें वेलोसिटी ऑफ इंजन जो है वो 80 100 और 3 जो 3600 सेकंड होता है उससे डिवाइड किया, तो ये वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर ली है मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर से। तो फाइंड क्या करना है, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। तो बच्चे ये रिलेशन हमने पढ़ा है, पावर जो है वो एफ डॉट वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इसमें देखें अ फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल क्या आएगा 0, तो जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे कॉस यूज होता है, तो एफ वी कॉस थीटा, तो 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा एफ वी। अब इसमें बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, पुट की। जब हमने पुट कर दी तो इसमें जो है उसमें फाइंड आउट हमने क्या करना था किलो वाट के अंदर, ये स्टेटमेंट के अंदर बेटा आप देखेंगे हमने किलो वाट के अंदर आंसर फाइंड करना है। यहाँ तक आंसर ठीक निकल आएगा, लेकिन किलो वाट के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि मैथ का असूल है, जितनी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 3 किलो के बराबर होता है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे, जो हम डिवाइड करेंगे वो तो इसको बना देगा 8.8। ठीक है, और साथ आ जाएगा 10 की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा किलो के बराबर, तो 8.9 किलो वाट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चे बस 4 चैप्टर के आपने इतने ही न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि इसको आपको समझ आएगी, और इसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है न्यूमेरिकल्स की भी और साथ शॉर्ट क्वेश्चन की भी।